नमस्कार, मेरा नाम है काजल और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है। ये आस्था, परंपरा और ज्ञान का समागम है। और अगर आप भी ये बात मानते हैं कि सितारे अपनी चाल बदलकर आपकी किस्मत बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज मेरे साथ एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपके हर मुश्किल सवाल का जवाब जानते हैं। डॉक्टर रमेश चिंतक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। रमेश जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आजकल जो रील्स की दुनिया है उसमें एक नया ट्रेंड है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। हर कोई ज्ञान दे रहा है कि अगर आपका भाग्यांक ये है तो आप ऐसे कपड़े पहने, ये करें, ये ना करें। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है इस तरह के ट्रेंड का। जो आदमी का स्व है, उसका जो उसकी अपनी समझ है, उस पर वो हावी होने लगा है। मैं देखता हूँ लगातार लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं बची। वो कभी इसको मानते हैं, कभी उसको मानते हैं। ये बिना जाने समझे कि वो जिस व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं उसके बारे में ना तो वो जानते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, किस शास्त्र का उसने कितना अध्ययन किया है। तो एक बहुत बड़ा बाजार हो गया जिसमें ऊल जलूल चीज़ों को ज्योतिष के नाम पे परोसा जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। वो फास्ट फूड की तरह कोई भी गंभीर शास्त्र इसकी न तो सिफारिश करता है, ना उसकी मुझे लगता है कि उसकी आलोचना होनी चाहिए, और मेरी दृष्टि में वो ठीक नहीं है। मतलब हाथ पे 8 नंबर लिख लेने से आप लखपति नहीं बन जाएंगे। वो सही भी है, जो लोग 8 लिख रहे हैं उनको खुद ही भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लखपति बनने का तो जो तरीका है वो अलग है, और उसमें भाग्य का भी बहुत कुछ रोल होता है। केवल 8 बना लेने से, इस तरह के तमाम लोग हैं, केवल 8 की बात नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ कि उस जाल में लोग फंसे हैं। और वो जैसे ये जो शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही है कि जैसे कांटे में आटा लगाकर फेंक देते हैं लोग, और तमाम मछलियाँ फंसती रहती हैं। मुझे लगता है ये ट्रेंड गलत है। जो समझदार लोग हैं, और इस तरह से समाज में एक ऐसा भ्रम जाल खड़ा हो गया है जो आगे चल के मुझे लगता है कि नुकसान करेगा अगर लोग इन्हीं शॉर्ट टर्म चीज़ों में फंसे रहे तो। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम हम यही तो करते हैं कि हम उसकी कुंडली बनवाते हैं। आपके हिसाब से क्या वाकई कुंडली देखकर भविष्य बताया जा सकता है? देखिए, आपने बात न्यूमरोलॉजी से शुरू करी थी। वो इस पूरे भविष्य के विज्ञान का 0.01% है। देखो, इसे समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। हम सब सह अस्तित्व में जी रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चैतन्य शरीर है। इसका हर घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता है। जैसे जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। ये तो वैज्ञानिक सत्य है। दरअसल बात ये हो गई है कि आजकल तर्क सम्मत, ज्ञान सम्मत, शास्त्र सम्मत, नीति सम्मत से ज़्यादा आदमी विज्ञान सम्मत पर विश्वास करने लगा है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे ये तय होने लगा है कि जो पुराने शास्त्रों की बातें थीं, जैसे ज्योतिष, वो बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे चूँकि वो विज्ञान सम्मत होती जा रही है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानने वाले लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। हालांकि सनातन धर्म में बहुत लोग हैं जो शास्त्र सम्मत बात मानते हैं, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो विज्ञान सम्मत पर जोर देने लगी है। तो उस तरीके से अगर देखें तो हॉरोस्कोप बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। किस तरह से कि एक विशेष स्थान, पृथ्वी पर एक विशेष स्थान से ईस्टर्न हॉराइजन पर 360 डिग्री के साइकिल में जो पॉइंट अंतरिक्ष का सामने आता है, भचक्र का सामने आता है, वो उसकी लग्न हो जाती है। आप जानते हो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। वो थोड़ा 3D एक्शन है, इसलिए समझने में थोड़ी समस्या होती है। लेकिन ये निश्चित है कि जो वेदों का, जब हम ये कहते हैं कि वेद ज्ञान के स्रोत हैं, अब वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष।
तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। जो हम भौतिक संसार इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, लौकिक जगत जैसे देखते हैं, तो ज्योतिष वेदों के अनुसार हमें वो चक्षु या वो आँख देती है जिससे हमें पारलौकिक जगत दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कुंडली बनाना सही है कि नहीं सही है, ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही गलत है। कुंडली सही ही होती है और वो बिल्कुल साइंटिफिक होती है। थोड़ी सी भूमिका जैसे मैंने आपको समझा दी। तो जैसे हम अपने जीवन के छोटे बड़े हर डिसीजन लेने से पहले कोशिश करते हैं कि हम कुंडली दिखवा लें, तो शादी भी एक ऐसा ही बड़ा डिसीजन होता है। शादी के वक्त हम कुंडलियाँ मिलाते हैं, लेकिन फिर आगे जाके तलाक क्यों हो जाते हैं? देखिए, एक छोटा साइकिल है, एक बड़ा साइकिल है। तलाक किसका किसके साथ रिलेशन कितने दिन चलेगा, इसको हम बोलते हैं ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन, ऋण का अनुबंध होता है हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ। अगर बड़े साइकिल में देखें और छोटा छोटा करते जाएं तो यहाँ तक भी होता है कि इस समय मुझे आपके साथ वार्ता करनी थी, ये भी एक छोटा सा साइकिल है, ऋणानुबंधन। ठीक है, तो इसको ज्योतिष की निंदा की दृष्टि से मत देखो, इसको ऋणानुबंधन की दृष्टि से देखो। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ एक अनुबंध होता है, जो कि अपर साइकिल, वो जो नीति निर्णायक स्थिति है, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार निर्धारित होता है। अब कुंडली जब मिलाई जाती है तो उसके अलग नियम हैं कि कितने गुण मिलने चाहिए, कुंडली में दाम्पत्य सुख कितना है, और अगर दोनों में दाम्पत्य सुख अच्छा है तो निश्चित रूप से तलाक नहीं होगा। अगर दोनों में दाम्पत्य सुख गड़बड़ है तो निश्चित तलाक होगा, चाहे कुंडली मिलती हो। कुंडली मिलना और तलाक होने का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध ऋणानुबंधन से। यही तो कन्फ्यूजन है कि जो लोग बातों को ठीक ठीक समझते नहीं या समझना नहीं चाहते, वो बिना मतलब ही निंदा की तरफ दौड़ जाते हैं। अगर ठहराव के साथ बात को समझा जाए तो मुझे लगता है कि ये भी प्रीडिटरमाइंड होता है कि किसका किससे आपको पता है, आत्महत्या के भी योग होते हैं कुंडली में, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। और वो पाराशर जी ने लिखे हैं, मैंने तो लिखे नहीं है। ठीक है, तो जब ऋषियों ने ऐसी बातें लिखी हैं, इसका मतलब यह है कि जो कुछ है वो सब प्रीडिटरमाइंड है। यहीं से एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जैसा आपने कहा कि जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसी ने तो लिख दिया है, तो ऐसे में सवाल ये भी तो उठता है कि जब जो होना है वो लिखा ही है, तो फिर हम उसके लिए कर्म भी क्यों करें? वो तो होगा ही ना। ये नहीं हो सकता। आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी लिखा है। आप न कर्म करने की बात, कुछ तो कर्म, आप सांस ले रही हो, भोजन पक रहा है, ये कर्म ही है। आपकी दृष्टि जा रही, ये भी कर्म है। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। असंभव है कि आप कर्म न करें, क्योंकि कुछ तो नैष्ठिक कर्म होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। आपने हार्ट को बंद कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो सकता। खैर, आपने जो बात की थी उसको मैं थोड़ा सा और अगर समझाने की चेष्टा करूं। देखो, एक समय के एक सागर में सब लोग कागज़ की नाव पे बैठे हैं, ऐसे समझो। एक छोटा साइकिल यही है। बड़ा साइकिल ये है कि जब हॉरोस्कोप किसी का देखा जाता है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो बहुत बड़े साइकिल में देखा जाता है। इसका हम लोग ये मानते हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, कि जन्म से प्रारंभ है, मृत्यु से अंत है, बीच में थोड़े से दिन है, लाइफ की ये डेफिनेशन है। लेकिन लाइफ की ये डेफिनेशन नहीं है। लाइफ अनंत है। हम लोग ज्योतिष में 8th हाउस को मृत्यु का भाव कहते हैं। वो मृत्यु का भाव नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी तो गीता में वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जो बच्चों को ही रटाया जाता है, लेकिन वो उस समय रटते हैं, बाद में भूल जाते हैं। अगर इसी बात पर खड़े हो जाए कि सिर्फ वस्त्र बदला जाता है, मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर ज्योतिष जैसी गहरी विद्या समझ में आने लगेगी। बात यह है कि हम बहुत तल पे खड़े होकर 10वीं मंजिल की बात करते हैं। जब हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि वो गाड़ी उधर से आ रही है, वो आगे जाके तो जाम लगा है। अभी उसको ड्राइवर को पता नहीं कि आगे जाम मिलेगा, लेकिन 10वीं मंजिल में जो खड़ा होता है उसको पता होता है। तो इसी तरह वही दृष्टि देती है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और वैदिक विद्या है ये,
इसलिए ये विज्ञान ही नहीं है, विज्ञानों का भी विज्ञान। और आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिए। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।